नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आचार्य पवन कुमार मिश्रा अभ्युदय प्लेटफॉर्म से सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं जीव विज्ञान से संबंधित, विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी आपके प्रश्न यूपी पीसीएस और यूपीएससी में आते हैं उनके संबंधित जो भी विषय हैं उनकी चर्चा करेंगे। और आशा है कि इस हमारे क्लास से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, लाभ मिलने वाला है। तो जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, जो भी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं नए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको जो क्लास की अगली नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो आइए बिना विलम्ब करते हुए चलते हैं क्लास की तरफ। तो इसमें जो है जीव विज्ञान की जीव विज्ञान और उनके अनुप्रयोग, ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे और यहाँ से जो भी प्रश्न आने की संभावना होगा उसका हम विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवित जीव जो मृत्यु नहीं होते हैं, जो जीवित होते हैं, उन जीवों की अध्ययन करते हैं। कई विशेष क्षेत्रों में इनको विभाजित किया जाता है, जैसे आकृति के आधार पर, ठीक है, आकृति विज्ञान, शरीर के आधार पर शरीर विज्ञान, शरीर की रचना के आधार पर शरीर की रचना विज्ञान, व्यवहार उत्पत्ति इत्यादि जो है वो इस हिसाब से हम अध्ययन करते हैं। तो इसी संदर्भ में आते हैं हम कोशिका विज्ञान की तरफ बेटा बात करते हैं, ठीक है। तो कोशिका विज्ञान जो होता है, कोशिका सभी जीवों में, ठीक है, कोशिका सभी जीवित जीवों का आधारभूत इकाई है, ठीक है। सेल जो होता है, सेल बायोलॉजी, ये क्या है, सबका एक मतलब एक घटक है, एक इकाई है, ठीक है। जो भी जीवित प्राणी उसमें कोशिका जरूर पाई जाएगी, इकाई। एंटोवान ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा और उनका वर्णन किया। तो ये प्रश्न पूछ सकता है वनडे एग्जाम में कि एंटोन वान ल्यूवेनहाक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखा और उनका वर्णन किया। रॉबर्ट ब्राउन जो है, उन्होंने केंद्रक की खोज किया था। तो केंद्रक की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कोशिकाएं विशेष रूप से सूक्ष्म आकार की होती है। अपवादों के साथ सबसे बड़ी पृथक एकल कोशिया शुतुरमुर्ग अंडे के लिए। तो अंडा का जो ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये अपवाद स्वरूप है, ठीक है बेटा, अपवाद स्वरूप है। और अपवाद स्वरूप है। एक सामान्य यूकेरियोटिक कोशिका का व्यास जो होता है वो 10 माइक्रोन से लेकर के 100 माइक्रोन तक होता है, जबकि अधिकांश जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उनका व्यास जो होता है 1 से 10 यू माइक्रोन तक होता है, ठीक है। अब इसमें जो होता है जंतु कोशिका है, उसका डायग्राम है, इसमें है ग्लोजी, एपिरिस्ट, प्लाज्मा, ठीक है। तो ये सब है, इसको देख लेना। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये कोशिका झिल्ली भी, इसी को कोशिका झिल्ली और इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज को कहते हैं, ठीक है। यह एक लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है? लिम्फोप्लिट और प्रोटीन से बनी होती है। यह एक पारगम्य होती है और यह कोशिकाओं के अंदर और बाहर परिवर्तन को नियंत्रित करती है, परिवहन को नियंत्रित करती है, कोशिका सामग्री को उसके आसपास वातावरण से अलग करती है, ठीक है। कोशिका जो द्रव्य है, यह जो कोशिका द्रव्य है, यह अर्ध द्रव मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो कोशिका के आंतरिक भाग को भरता है। विभिन्न अंगक, सूक्ष्म स्थूल जो कण होते हैं उसके कामकाज में मदद करता है, ठीक है। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन के जटिल कण बने होते हैं, ठीक है। आरएनए जो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
और प्रोटीन से बने एक जटिल कण होते हैं जो कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम को 10S के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर ये प्रश्न आ जाए 80S के नाम से जाना जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S के रूप में जाना जाता है। तो 70S लिखा हो या 80S लिखा हो तो आप ये समझ जाएंगे कि 70S जो लिखा है, जो 80S लिखा है वो क्या है, यूकैरियोटिक है, और 70 जो S लिखा है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको तैयार रखना है। यस का मतलब होता है स्वेड वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये 80 स्वेड वर्ग इकाई और ये 70 स्वेड वर्ग इकाई। यह एक अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व आकार की माप है। ठीक है, जो अप्रत्यक्ष रूप से घनत्व होता है उसके आकार का माप होता है। कोशिकांग की बेटा चर्चा करें तो कोशिकांग जो होती है सेल ओरिजिनल जो होती है, ओरिजिनलेस नल्स जो होती है, तो ये विशेष रूप से वही कोशिकाएं होती हैं जो जीवित रखने के लिए विशिष्ट कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एटीपी हो गया, एडिनो ट्राइफास्फेट, ठीक है, का उत्पादन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं को ऊर्जा का घर कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये कोशिकाओं की ऊर्जा का घर है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी चर्चा है और जो डायग्राम बना है ये आगे बना हुआ है। ठीक है, जैसे जन्मजात प्रतिरक्षा काबिन में जो बॉडी जब मतलब जन्म लेती है, जीवित जो शिशुओं के लिए जन्मजात ही शरीर में कुछ ऐसे सेल पाए जाते हैं जो व्यक्ति के एंटीबैक्टीरिया जो होता है या जो ऊपर से जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए, फाइट करने के लिए, उनसे सुरक्षा करने के लिए एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, कैल्शियम होमियोस्टेसिस और क्रमादेशिक कोशिका मृत्यु एटीपी का उत्पादन करती है। ठीक है, स्टेम सेल विनियम का काम होता है। इस प्रकार से मतलब है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का जो है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है वो बताया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब जो होता है ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है। ठीक है, ये दोहरी झिल्ली की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन, एरोबिक श्वसन की क्रियाएं संपूर्ण होती हैं, जिससे एटीपी के रूप में कोशिकीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में एक गोलाकार डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, 70S और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक भी होते हैं। जो आंतरिक झिल्ली तंत्र है उसकी चर्चा करें तो कई कोशिकांगों के साथ एक आंतरिक झिल्ली तंत्र एडोम्ब्रेवन सिस्टम के रूप में माना जाता है, क्योंकि उनके कार्य समन्वित होते हैं और इसमें अंतः प्रद्रव्य जालिका, एडोप्लाज्म रेक्टुलम, वोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और रिक्तिकाएं शामिल होती हैं। अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम या कोशिका के अंदर झिल्लियों का एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से प्रोटीन और अन्य अणु जो होते हैं संचालित होते हैं। ठीक है, खुरदरी प्लाज्म रेक्टुलम। ठीक है, तो जो खुरदरी होती है इनकी सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं और यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए सक्रिय रूप से भाग लेता है। और एक होती है चिकनो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ जो होती है उसकी बात करें तो ये राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण ये चिकने दिखाई देते हैं और लिपिड के संश्लेषण के लिए प्रमुख स्थल होते हैं। जंतु कोशिकाओं में लिपिड जैसे स्टेराडल हार्मोन्स जो होता है इसमें संश्लेषण हो जाते हैं। ठीक है, गोल्गी उपकरण की बात करें बेटा तो गोल्गी उपकरण
एक गोल्गी निकाय जिसे गोल्गी उपकरण के रूप में जाना जाता है। यह एक कोशिका का अंग होता है जो प्रोटीन और लिपिड कणों को संसाधित और पैकेज करने में मदद करता है। लाइसोसोम की बात करें बेटा, तो लाइसोसोम जो होता है ये झिल्ली से बंधे कोशिकांग होते हैं जिनमें विभिन्न हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम कोशिका के हिस्सों को नष्ट करने और उसे तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे कोशिका को विषमुक्त करने में मदद मिलती है। ये वह बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगों जनों को भी नष्ट करते हैं और प्रतिरक्षा को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, आत्मघाती थैली कहते हैं। रिक्तगाय की बात करें तो यह साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला एक निश्चित आकार झिल्ली होती है जिसमें पानी होता है, उत्सर्जन उत्पाद होते हैं, अन्य सामग्रियां होती हैं जो कोशिकाओं के लिए उपयोग नहीं होते हैं। बड़ी रिक्तकाएं टोनोप्लास्ट नामक झिल्ली से घिरी होती है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में रिक्तकाएं कोशिका का आयतन 90% तक घेर सकती हैं। अब हम लवक की बात करें बेटा, तो लवक जो होता है ये सभी पौधों लवक जो होता है ये सभी पौधों की कोशिकाओं और यूग्लेनोइड्स में पाए जाते हैं। इसमें कुछ विशिष्ट रंग द्रव्य जो पिगमेंट होता है जिसमें पौधों को विशिष्ट रंग मिल जाता है वो होता है। ठीक है, पिगमेंट के प्रकार के आधार पर लिपिड को क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में वर्गीकृत किया गया है। तो पिगमेंट को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो 3 प्रकार के वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से होते हैं बेटा? तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें भी दोहरी झिल्ली सी घिरी होती है। ऐसी इसकी स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें छोटे डबल स्टैंडर्ड गोलाकार डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ठीक है, कोशिकाओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑप्शन की बात करें तो जटिलता के आधार पर हो सकता है। ठीक है, जटिलता के आधार पर कोशिकाओं को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक होता है यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिसमें अच्छे तरह से परिभाषित झिल्ली बद्ध नाभिक होते हैं, और एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इसमें अच्छी तरह से परिभाषित झिल्ली बद्ध नाभिक नहीं होते हैं। ठीक है, घटकों की बात करें तो घटकों के आधार पर यूकैरियोटिक को जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं में विभाजित किया गया है। पादप कोशिकाओं में झिल्ली को जो कोशिका झिल्ली होती है बाहर से एक कोशिका भित्ति होती है। अब इसमें एक टेबल बना हुआ है जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिवाइड किया गया है, इसमें बताया गया है। ठीक है, ज़्यादा छोटा नहीं करना है। ठीक है, इतना समझ में आ जाए। इसके बीच में जो अंतर है यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आप इसे तैयार कर लेना, टेबल को देख लेना। विशेषताएं अगर कोशिकाओं का करें तो आकार को लेकर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसका आमतौर पर 0.2 से लेकर के 0.2.0 तक व्यास होता है, माइक्रोमीटर व्यास होता है। और यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है बैक्टीरिया और आर्किया होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो जंतु और पौधे होते हैं। नाभिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें नाभिक अनुपस्थित होता है, यूकैरियोटिक जो कोशिका होते हैं उसमें नाभिक उपस्थित होता है। झिल्ली संलग्न अंग अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या नाम से उपस्थित होता है। वर्तमान उदाहरण में जैसे लाइसोसोम हो गया, ग्लाजी हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट शामिल होता है। ठीक है, ये झिल्ली के अंग होते हैं। नाभिक कशाभिका की बात करें तो 2 प्रोटीन निर्माण ब्लॉकों से मिलकर बने होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जटिल होता है, एक से अधिक सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका जो भित्ति होती है सेल वॉल की बात करें तो आमतौर पर रासायनिक रूप से जटिल होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में केवल पादप कोशिकाओं और कवक में
रासायनिक रूप से सरल होता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली स्टेरॉइड के साथ बात करें तो उसमें आमतौर पे प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य की बात करें तो कोई साइटोस्केलेटन या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक में साइटोस्केलेटन एवं साइटोप्लाज्मिक की प्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की मौजूदगी होती है। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में बड़े होते हैं। कोशिका विभाजन करें तो प्रोकैरियोटिक में द्विखंडन होता है और यूकैरियोटिक में समसूत्री विभाजन होता है। गुणसूत्रों की बात करें बेटा तो गुणसूत्र एक लेकिन वास्तविक गुणसूत्र नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में होता है, एक से अधिक होते हैं गुणसूत्र। ठीक है, प्रजनन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, केवल डीएनए अंशों का हस्तांतरण संयुग्मन होता है, जबकि यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री का विभाजन होता है। ठीक, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच जो अंतर है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं बेटा, तो इसको भी तैयार करना है, टेबल के फॉर्म में है, इसे तैयार कर लेना। आमतौर पर पादप कोशिका में आमतौर पर जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, जंतु कोशिका में होते हैं आमतौर पर पादप कोशिकाओं से छोटी होती है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जिसमें मध्य लालेमा प्राथमिक और द्वितीय दीवारें शामिल होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। प्लाज्मोडेस्मा उपस्थित होता है पादप कोशिका में, और प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है पादप कोशिका में और क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में। रिक्तिका बड़ी एवं अस्थायी होती है पादप कोशिका में, और रिक्तिका छोटी और अस्थायी होती है जंतु कोशिका में। ठीक है, जंतु कोशिका में टेनोप्लास्ट रिक्तिका के चारों ओर उपस्थित होता है और पादप कोशिका में, और टेनोप्लास्ट अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में। पौधों के निचले भाग की गतिशील कोशिकाओं को छोड़कर तारक केंद्रक अनुपस्थित होता है पादप कोशिका में, और तारक केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है और जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। कोशिका की परिधि केंद्रक में उपस्थित होता है। ठीक है, पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका के केंद्र में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, दोनों में लाइसोसोम अत्यंत दुर्लभ होता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित रहता है, और पादप कोशिका में भंडारण सामग्री स्टार्च अनाज होता है, और जंतु कोशिका में भंडारण सामग्री ग्लाइकोजन की कणिकाएं होती हैं। ठीक है, मूल कोशिका के विचार और ठीक है विचार से विचलन, मूल कोशिका के जो प्रकारों से विचलन की बात करें तो वायरस अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिकाओं के बाहर निष्क्रिय परजीवी होते हैं। ठीक है, और विरियन की बात करें तो विषाणु की विरियन के बीच अंतर यह है कि ये विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीनकरण होते हैं, जबकि वेरियन वायरस का सक्रिय संक्रमण रूप होता है। वायरोइड्स ये संक्रामक एजेंट होते हैं जिसमें बिना किसी सुरक्षात्मक परत जैसे प्रोटीन परत के बिना केवल नग्न आरएनए होते हैं। ये पौधों को संक्रमित करते हैं, लेकिन जीवन के किसी अन्य रूप को नहीं। ये मेजबान कोशिका को नष्ट करके स्वयं को उसके स्थान पर ढाल लेते हैं। वायरोइड जीनोम आरएनए के छोटे एकल जालीनुमा वृत्त हैं जो केवल 250 से 400 आधार लंबे होते हैं। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी पारस्परिक रूप से उपयोगी संबंध है। शैवालीय घटक को फाइकोबियोन्ट और कवक घटक माइकोबियोन्ट कहा जाता है। क्रमशः सुपोषी और विषमपोषी होते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन तैयार करते हैं, कवक अपने सहयोगी के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, खनिज पोषक तत्वों और पानी को अवशोषित करते हैं। लाइकेन बहुत
अच्छे प्रदूषक संकेतक वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते हैं। ठीक है, तालिका जो बनी हुई है, तालिका को देख लो बेटा। पॉजिटिव सेंस सिग्नल स्टेडेड आरएनए वायरस की पहले बात कर ले तो मेजबान कोशिका में इन वायरस की पॉजिटिव सेंस आरएनए को सीधे वायरल प्रोटीन संश्लेषित करते हैं। उनका जो आरएनए 5.5 से 3 माइक्रोन होता है, मेजबान एमआरएनए के समान होता है। चूंकि मेजबान राइबोसोम ट्रांसलेशन के लिए 5 से 3 तक चलता है। पॉजिटिव सेंस एकल स्टैंडर्ड आरएनए का उपयोग सीधे प्रोटीन संश्लेषण के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि हम नेगेटिव सेंस डबल स्टैंड आरएनए की बात करें तो इन वायरस में आनुवांशिकी सामग्री के रूप में नेगेटिव सेंस आरएनए होता है। इनका आरएनए मेजबान राइबोसोम द्वारा पढ़ने योग्य नहीं होता है। सबसे पहले नेगेटिव सेंस आरएनए 3 से 5 को वायरस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमर्स द्वारा पॉजिटिव सेंस आरएनए 5 से 3 परिवर्तित किया जाता है। पॉजिटिव सेंस वाला आरएनए तथा यह आरएनए के रूप में कार्य करता है और राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अब वर्गीकरण की बात करें बेटा, जीवों का वर्गीकरण, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण का प्रयास करने वाले सबसे पहले व्यक्ति जो थे उनका नाम अरस्तु था। ठीक है, उन्होंने पौधों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों को वर्गीकृत करने के लिए सरल जो रूपात्मक विशेषताओं का उपयोग किया था। उन्होंने जानवरों के भी 2 समूह विभाजित कर दिया था। जैसे किसी का जिनका लाल रक्त था उनके लिए अलग कर दिया था, और जिनका लाल रक्त अलग नहीं था उनके लिए अलग कर दिया था। ठीक है, टेक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों का वर्गीकरण से संबंधित है। तो टेक्सोनॉमी अगर शब्द आ जाए तो ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्गीकरण श्रेणी की बात करें तो 7 मुख्य वर्गीय श्रेणियां हैं। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। जगत की बात करें, किंगडम की बात करें बेटा, तो जगत वर्गीकरण उच्चतम स्तर, अन्य स्तरों पर उप श्रेणियां होती है। संघ की बात करें तो संघ किंगडम के भीतर जीवों के बीच कुछ प्रकार की शारीरिक समानताएं खोजने के लिए जीवित जीवों का वर्गीकरण। उदाहरण के लिए जगत जंतु हो गया, के संघ आर्थ्रोपोडा हो गया। ठीक है, वर्ग की क्लास की बात करें तो एक वर्ग एक श्रेणी है जिसका उपयोग सभी जीवों के जैविक वर्गीकरण में किया जाता है और इनके गणों में विभाजित किया जाता है। गण की बात करें बेटा तो यह कुल से ऊपर जीवों का एक समूह होता है जो लक्षण का समूह को साझा करता है। उदाहरण के लिए क्या होता है, गण प्राइमेट्स में मनुष्य और वानर शामिल होते हैं। ठीक है, कुल की बात करें तो फैमिली जो होता है एक अन्य वर्गीकरण समूह होता है जिसमें एक या एक से अधिक प्रजातियां समान लक्षणों वाले समूह को साझा करती है। वंश की बात करें बेटा तो समान लक्षणों वाली संबंधित प्रजातियों का संघनित समूह होता है। जाति की स्पेसिफिक्स बात करें तो वर्गीकरण की मूल इकाई, उदाहरण के लिए होमो सैपियंस की मतलब बात कर सकते हैं। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक वैज्ञानिक हुए आर.एच. फीटेकर ने 1969 में 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा और उनके द्वारा वर्गीकृत जगतों में मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया, पादप हो गया और जंतु ये नाम से बदल कर दिया। ठीक है, तो मोनेरा जगत की बात करें तो बैक्टीरिया जो होता है वो मोनेरा जगत का एकमात्र सदस्य होता है। कुछ जीवाणु स्वपाशी होते हैं, वे अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। ठीक है, वे प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी या रसायन संश्लेषक स्वपोषी होते हैं। अधिकांश जो जीवाणु विषम पोषी होते हैं, अर्थात भोजन के लिए अन्य जीवों या मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए कई जुगाली करने वाले जानवरों में जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई और आंत में मेथेनोजन मौजूद होते हैं। इन जानवरों के गोबर से मीथेन बायोगैस का उत्पादन होता है, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ऐसे जीव जिनकी पूरी तरह से कोशिका भित्ति का अभाव होता है, ये छोटे
ये ज्ञात छोटे जीवित कोशिकाएं होती है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रहती है। कई माइकोप्लाज्मा जानवरों और पौधों में बीमारियों को प्रेरित करती है। प्रोटिस्टा जगत की बात करें तो ये सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा के जगत के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत सदस्य मुख्यतः जलीय होते हैं। शैवाल की बात करें, एल्गी, ठीक है, ये प्रोटिस्टा जगत के मुख्य रूप से जलीय द्वारा जो होता है जीवित समूहों के सदस्य होते हैं। शैवाल में कई प्रकार के जीवन चक्र होते हैं। निका आकार सूक्ष्म माइक्रोमोनास प्रजाति से लेकर विशाल कैल्प तक इनकी लंबाई 60 मीटर से 200 फीट तक होती है। इनके प्रकाश संश्लेषण वर्णक पौधों की तुलना में अधिक विविध होती है। इनकी कोशिकाओं में ऐसी कोशिकाएं हैं जो पौधे और जानवर में नहीं पाई जाती है, ठीक है। पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम आधा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शैवालों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण की बात करें तो कम से कम स्थिरीकरण का कम से कम आधा हिस्सा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से शैवालों द्वारा किया जाता है। शैवाल की बड़ी भूमिका है बेटा, ठीक है। अब देखो, इसके अतिरिक्त लगभग सभी जलीय जीवन के लिए भोजन के आधार के रूप में इनके पारिस्थितिकी भूमिकाओं के अलावा शैवाल कच्चे तेल के स्रोत के रूप में मनुष्यों के लिए भोजन, दवा और औद्योगिक उत्पादों के स्रोत के रूप में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। शैवाल का वर्गीकरण विवादास्पद है। कई आणविक जानकारियों की खोज के साथ इसमें तेजी से बदलाव हो सकता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है? शैवालों को अध्ययन के लिए। और जो व्यक्ति शैवाल का अध्ययन करता है उसे फाइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। कवक की बात करें तो या बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इसमें कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है और एक केंद्रक सहित अंगन होते हैं कई, लेकिन कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इनके पास गति के लिए कोई तंत्र नहीं है। मशरूम इसी संघ से संबंधित है। ये मृतोपजीवी अपघटक परजीवी या प्रोफिलस गोबर पर उगने वाले होते हैं, ठीक है। तो मशरूम से संबंधित प्रश्न 2023 में आया है, तो इसे तैयार रखना बेटा। 2023 में क्वेश्चन पेपर में आया था मशरूम के बारे में। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। म्यूकोमिकोसिस जिसे जाइगोमाइकोसिस भी कहते हैं, यह गंभीर अत्यंत दुर्लभ फंगल संक्रमण है जो म्यूकोमिकोसिस नामक फफूंद के एक समूह के कारण होता है। वातावरण में बीजक जीवाणुओं के संपर्क में आने से लोगों को म्यूकोमिकोसिस हो जाता है। रोगी की त्वचा प्रभावित ऊतकों के परिगलन के कारण काला कवक भी कहा जाता है, जिससे त्वचा काली हो जाती है। माइकोरिजल कवक पौधों के पोषक तत्वों का तत्व ग्रहण, जल संबंध, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना, पौधों की विविधता और पौधों की उत्पादकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पौधों के जड़ रोगजनकों और विषाक्त तनावों से भी बचाते हैं। पुनर्स्थापन और अशांत खंड भूमि की पुनर्वनस्पति में सुधार के लिए माइकोरिजल जैव प्रौद्योगिकी के मौलिक महत्व को अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। ये भी यूपीएससी 2023 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। पादप जगत की बात करें तो ये इसमें सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त पौधे शामिल होते हैं। कुछ सदस्य आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं, जैसे कि कीट, बच्ची पौधे या परजीवी, ठीक है। ब्लेंडर वार्ड और वीनस फ्लाईस्ट्रैप कीट भक्षी पौधों के उदाहरण हैं। अमरबेल कुस्कुटा एक परजीवी है। पौधों की कोशिकाओं में यूकैरियोटिक संरचना होती है, जिसमें मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और इनकी कोशिका की दीवारें सेलुलोज से बनी होती है। जंतु जगत की बात करें बेटा तो इस जगत की विशेषता
ट्रॉफिक यूकैरियोटिक जीव है जो बहुकोशिकीय है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये भोजन के लिए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। पोषण का तरीका होलो जोइक भोजन के संग्रहण अंतर्ग्रहण द्वारा है। ठीक है। उच्च रूप विस्तृत संवेदी और तंत्र का प्रेरक क्रियाविधि दिखाते हैं। ठीक है। एक बेटा ये टेबल है, इस टेबल में सारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से संबंधित मतलब जो 5 जगत है, मोनेरा, प्रोस्टिटा, कवक और पादप जंतु, इनका सबका टेबल फॉर्म में मतलब दिया गया है। इसे तैयार कर लेना। यहाँ से प्रश्न 100% आते हैं बेटा, और पीसीएस में या यूपीएससी में हर जगह प्रश्न आते हैं। इसको तैयार रखना। ठीक है, इसको पढ़ लेना एक बार। पादप जगत का वर्गीकरण की बात करें तो उसमें बताया गया है। ठीक है, प्लांट के बारे में बताया गया है वर्गीकरण। ठीक है, तो इसे तैयार करना। ये मतलब क्या नाम से जो वर्गीकरण मैंने भी पढ़ाया है उसके बारे में बताया गया है। ब्रायोफाइट्स में विभिन्न प्रकार की काई और लिवर वाट शामिल है, जो आमतौर पर पहाड़ियों में नम या छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर भी कहता है, क्योंकि ये पौधे मिट्टी में रह सकते हैं लेकिन यौन प्रजनन के लिए पानी पर निर्भर करते हैं। इनमें वास्तविक जड़ों, तनों या पत्तियों का अभाव होता है। इनमें जड़ जैसी पत्ती जैसी या तने जैसे संरचना हो सकती है। ब्रायोफाइट्स सामान्य तौर पर कम आर्थिक महत्व के होते हैं, लेकिन कुछ कई शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। स्फैग्नम की प्रजातियां काई और पीट प्रदान करती हैं, जिसका उपयोग लंबे समय से ईंधन और जीवित सामग्री के परिवहन के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है, क्योंकि उनमें पानी धारण करने की अच्छी क्षमता होती है। टेरिडोफाइट का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के रूप में किया जाता है। इन्हें सजावटी पौधों के रूप में भी उगाया जाता है। विकासात्मक ये संवहनी ऊतक, लाइजम और फ्लोएम से युक्त स्थलीय पौधे होते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म नग्न स्पर्म बीज ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड की किसी भी अंडाशय की दीवारों से घिरे नहीं होते हैं और निषेचन से पहले और बाद में दोनों समय खुले रहते हैं। बीज ढके हुए नहीं होते अर्थात नग्न होते हैं। ये जिम्नोस्पर्म के माध्यम आकार के बड़े पेड़ या ऊंचे पेड़ या झाड़ियाँ शामिल होती हैं। जड़ों में माइकोराइजा पीनस के रूप में एक फफूंदीय संबंध होता है, जबकि कुछ अन्य शाइकाश के रूप में विशेष जड़ें होती हैं, जिन्हें कोर लाइड्स जड़ें कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ जुड़ी होती है। आवृत बीजी जो है, इसको मतलब एक डायग्राम के फॉर्म में समझाया गया है, इसको देख लेना। ठीक है बेटा, आवृत्ति जीवन चक्र जो है वो बताया गया है। इन्हें फूल वाले पौधे भी कहा जाता है। परागकण और बीजांड विशेष संरचनाओं में विकसित होते हैं, जिन्हें फूल कहा जाता है। फूल में नर जनन अंग पुंकेसर होता है और प्रत्येक पुंकेसर के सिर पर परागकोश के साथ एक पतला तंतु उपस्थित होता है। फूल में मादा जनन को जो होता है स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है, स्त्री केसर कहा जाता है। स्त्री केसर के आधार पर अंडाशय होता, ओवरी होता है, एक लंबी वर्तिका होती है और एक वर्तिकाग्र होता है। आवृत बीजी पौधों में बीज के फलों के रूप में घिरे होते हैं। एंजियोस्पर्म विभिन्न प्रकार के पर्यावास में पाए जाने वाले पौधों का एक बड़ा समूह होता है। जंतुओं का वर्गीकरण करें तो संघ पोरीफेरा की बात करें बेटा, तो इस संघ में के सदस्यों को आमतौर पे स्पंज के रूप में जाना जाता है और आमतौर पे समुद्री अधिकतर जो असमंजिक जो होते हैं, क्या नाम से असममित जो जंतु होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है,
इनका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक होता है। स्पंज फिल्टर फीडर होता है, ठीक है। स्पंज फिल्टर फीडर होता है, ये आसपास पानी में उपस्थित खाद्य कणों को फिल्टर करते हैं, क्योंकि इसे अपने शरीर के माध्यम से अवशोषित करते हैं। स्पंज जो होती है वो कृमि होती है, ठीक है। शरीर जो होता है स्पाइकुलस या स्पंजिस फाइबर से बना होता है, ये उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। तो संघ सिलेटेरा सिनिडेरिया की बात करें तो ये जलीय जीव होते हैं और अधिकतर समुद्री सीसाइल के स्वतंत्र रूप से तैरने वाले होते हैं। और कोनीडायरिया नामक कोनीडोब्लास्ट और कोनीडायोसिटिस से बने होते हैं। निडोब्लास्ट का उपयोग इस संघ के जीवों द्वारा अपना बचाव के लिए शिकार पकड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण सभी प्रवाल भित्ति, पुर्तगाली मानव युद्ध, समुद्री एनीमोन, ठीक है। संघ प्लेटी हेलमिन्थेंस इन्हें आमतौर पर क्या कहा जाता है? फ्लैट वर्म कहा जाता है, ठीक है। अधिकतर ये अंतःपरजीवी होते हैं जो मनुष्यों से जानवरों में पाए जाते हैं। चपटी कृमि द्विपक्षीय रूप में के समान त्रिसमित और अकशेरुकी प्राणी होते हैं। विशिष्ट कोशिकाएं जिसे फ्लेम कोशिकाएं कहा जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन और उत्सर्जन में मदद करती है। प्लोनेरिया जैसे कुछ सदस्यों में उच्च पुनर्जनन क्षमता होती है। उदाहरण के लिए कटेनिया, टेनवर्म और फैसियोला लीवर फ्लूक होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम संघ एसेल मिन्थिस की बात करें तो संघ एसेल मिन्थिस को आमतौर पर राउंड वर्म कहा जाता है। ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले जलीय और स्थलीय पौधे और जानवरों के रूप में परजीवी के रूप में उपस्थित होते हैं। राउंड वर्म में शारीरिक संगठन का एक अंतः प्रणाली स्तर होता है। नर और मादा अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए बात किया जाए तो स्केरिक राउंडवर्म, चुरेरिया, फाइलेरिया कृमि और एंकीलोस्टोमा हुकवर्म इत्यादि, ठीक है। संघ एनेडिला की बात करें, जलीय, समुद्री और मीठे पानी या स्थलीय मुक्त जीव कभी कभी परजीवी होते हैं। इनके शरीर के सतह खंडों या विखंडनों में स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाता है, इसलिए इस संघ का नाम एंडिला। उत्सर्जन और आस्मो रेगुलेटरी अंग को नेफ्रिडिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए फेरिटिमा कछुआ और हेरोडेनिया जोंक जो होता है इसी संघ के होते हैं, ठीक है। संघ अर्थोपोडा की बात करें तो यह किंगडम एनिमेलिया का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीड़े भी शामिल होते हैं। पृथ्वी पर सभी नामित प्रजातियां 2/3 से अधिक अर्थोपोडा ही हैं। इनका बाह्य कंकाल जो होता है काइटिन से निर्मित ढका होता है। श्वसन अंग जो होता है गिल्स होता है और बुक होता है, गिल्स होता बुक गिल्स बुक लंग्स श्वसन तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र खुले होते हैं। संवेदी अंग जैसे एंटीना, नेत्र, सरल संयुक्त और स्टेटोसिस्ट संतुलन अंग मौजूद होते हैं, ठीक है। मालपिघियन नलिकाओं के माध्यम से उत्सर्जन होता है। उदाहरण के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट एपिड मधुमक्खी की बात करें, अम्बेक्स रेशम कीट की बात करें, लेशिफर लाख कीट की बात करें, वाहक जो होता है एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एंडीज जो मच्छर होता है, ठीक है।
ग्रेगेरियस कीट जो होता है, लोकस्टा टिड्डी की बात करें, जीवित जीवाश्म लिमुलस की बात, राजा केकड़ा जो होता है इसकी बात करें, ये सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है। संघ मोलस्का की बात करें बेटा, तो यह जंतु का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। मोलस्का जो होता है स्थलीय या जलीय, समुद्र का चाहे मीठा पानी हो चाहे खारा पानी हो, ठीक है, दोनों में उपस्थित होते हैं। इनमें प्रणाली जो होता है, अंग जो प्रणाली होता है, इसका स्तर संगठित होता है। शरीर एक कैलकेरियस खोल से ढका होता है, जो एक अलग सिर, मांसल और आंत गोबर के साथ खंडित रहता है। जैसे उदाहरण के लिए घोंघा होता है, स्लेन, ठीक है, और पिनकाडा होता है, मोती सीप की बात करें, या सेपिया कलश फिश की बात करें, ये सब इसी के उदाहरण होते हैं। ठीक है। अब संघ एकाई नोडर माटा की बात करें तो कैलकेरियस अस्थि पंजरों का एक एंडोस्केलेटन होता है, और इसलिए इन्हें एकाइनोड मार्टा का नाम दिया गया है। ठीक है। सबसे विशिष्ट विशेषता, एक जल संबंधी प्रणाली उपस्थित होती है जो भोजन और श्वसन की गति, ग्रहण और परिवहन करने में मदद करती है। उत्सर्जन तंत्र का जो होती है अनुपस्थित होती है, जैसे स्टारफिश हो गया, समुद्री अर्चिन हो गया, कुकुमेरिया हो गया, ये सब इसी के उदाहरण है। ठीक है। अब बेटा बात करें संघ कार्डेटा की बात करें, तो संघ जो कार्डेटा होता है, संघ कार्डेटा संबंधित जानवरों को मूल रूप से एक नाडोकार्ड, एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका कार्ड और युग्मित ग्रसनी गिल्स स्लिट्स की उपस्थिति से पहचाना जाता है। फाइलम कार्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, यू कार्टेडा, ट्यूनिकटा, सेफलोकार्डेटा और वर्टेब्रेडा। ठीक है, ये सब इनके उदाहरण होते हैं। अब ये जो तालिका है रज्जुकी और अरज्जुकी, इसकी वो करें। ठीक है, तो जो रज्जुकी होती है, नाटोकार्ड उपस्थित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय भाग में पाया जाता है, जो खोखला और एकल होता है, ग्रसनी गिल शिल्ड द्वारा छिद्रित होती है, हृदय अधर भाग में होता है और पूंछ मौजूद होता है। आरुज्य की बात करें तो नोटोकार्ड अनुपस्थित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर भाग में पाया जाता है, जो कि ठोस और दोहरा होता है। गिल शिल्ड अनुपस्थित होता है, हृदय जो होता है पृष्ठीय भाग में होता है यदि मौजूद है, गुदा के बाद में पूंछ अनुपस्थित होती है। संघ उपसंघ वर्टेब्रेडा की बात करें तो भ्रूण अवस्था के दौरान नाटोकार्ड उपस्थित होता है, जिसमें वयस्कता में अस्थिल या उपस्थिल मेरुदंड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। कशेरुकियों की विशेषता एक पेशीय तंत्र भी है, जिसमें मुख्य रूप से दोपक्षीय युग्म से युग्मित द्रव्यमान और एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं, जो आंशिक रूप से रीढ़ की हड्डी से घिरा होता है। वर्टिब्रेडा डिवीजन की बात करें तो वर्टिब्रेडा जो होता है वो डिवीजन होता है, और इसका डिवीजन होता है अनेधोस्टोमाटा, जबड़ों का अभाव उपस्थित जबड़े वाले, और नैथोस्टोमेडा उपस्थित जबड़े वाले। और अनेधोस्टोमाटा की बात करें तो इसमें होता है जो वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। और नैथोस्टोमेटा की बात करें तो पिसीज उपस्थित होते हैं, पिसीज पक्ष जो होता है उपस्थित, जैसे कॉर्डिस्ट्रीज और ओस्टिकथीज, और टेट्रापोडा चतुष्पाद की बात करें, अगर पाद उपस्थित होता है तो एम्फीबिया हो गया, उभयचर हो गया, और रेप्टिलिया सरीसृप हो गया, एकूज हो गया, मैमोलिया स्तनीधारी जो वर्ग होते हैं ये सब हो जाते हैं उपस्थित। ठीक है, तो ये चित्र है उसमें कशेरुकी का वर्गीकरण किया गया है। अब आते हैं वर्ग साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सदस्यों में कुछ मछलियां बाह्य परजीवी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसे कहते हैं
ऑक्टोपारासाइट्स। इनका शरीर सल्कों और युग्मित पंखों से रहित होता है। कपाल और कशेरुकी स्तंभ उपस्थित कार्टिलाजिनस होते हैं। उदाहरण के लिए हो गया मेट्रोपाइजोन लैम्प्रे और मायक्शन हैगफिश की बात करें तो ये हो जाते हैं। वर्ग कॉन्ट्रिक्थीज, ठीक है, इनकी बात करें तो यह सुव्यवस्थित शरीर वाले समुद्री जीव होते हैं। इनमें कंकाल उपस्थित होता है। नाटोकार्ड जीवन भर उपस्थित रहता है। इनकी त्वचा सख्त होती है। हृदय 2 अच्छे होता है। एक कालिंद और एक नीले होता है। उदाहरण के लिए क्या होता है, क्लोरियोडान, मतलब इसको कहते हैं डार्क फिश, और ये सॉफिश होता है प्रिस्टिस, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करें मित्रों तो वर्ग ऑस्टिकथीज जो होता है उसकी बात करते हैं। इसमें अंतः कंकाल वाली समुद्री मीठे पानी दोनों मछलियां शामिल होती हैं। हृदय का अक्ष 2 कक्षीय होता है। एक कलिंद होता है, एक निलय होता है। अक्षमतापी होते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री ऑक्सोकेट्स, उड़ने वाली जो मछलियां होती हैं, ठीक है। और हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा जिसे कहते हैं, ये सब होता है। मीठे पानी लेबियो, रोहू और कतला, ये सब इसी में उपस्थित होते हैं। उभयचर की बात करें तो उभयचर जलीय और स्थलीय दोनों जगह पे निवास करता है। इसमें अधिकांश के जोड़े अंग होते हैं, ठीक है। शरीर और धड़ के रूप में विभाजित होता है। आंखों में पलकें होती हैं। श्वसन गलफड़ फेफड़ों और त्वचा के माध्यम से होता है। हृदय जो होता है 3 अक्षीय होता है। 2 आलिंद होता है, एक निलय होता है। या असमतापी होते हैं। उदाहरण के लिए हो गया टॉड, जिसे बुफो कहते हैं, रना मतलब मेढक कहते हैं, और हाइला मतलब वृक्ष मेढक होते हैं, ठीक है। ये सब इसके उदाहरण होते हैं। अब आते हैं सरीसृप वर्ग की बात करें तो इस वर्ग में सरीसृप वर्ग का मतलब जो होता है चलने की तरीका दर्शाता है, ठीक है। जैसे लैटिन शब्दों में रेपेरे या रेक्टम अर्थात रेंगना या रेंगकर चलने वाले होते हैं। ये जलीय जलीय जो होते हैं ये ज्यादातर स्थलीय होते हैं और उनका शरीर सूक्ष्म और कार्नी फाइट त्वचा सूक्ष्म शुल्क त्वचा से ढका होता है। इसमें बाह्य कण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। आमतौर पर 3 कक्षे होते हैं, लेकिन मगर मत्स्य जो होता है उसमें 4 कक्षे होते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए जैसे कछुआ हो गया, और कछुआ हो गया, स्टेटुओ कछुआ हो गया, गिरगिट हो गया, पेंट छिपकली मतलब गिरगिट को पेंट छिपकली भी कहते हैं, ठीक है। विषैला सांप जिसे कोबरा कहते हैं, मतलब नाजा, और बुंगारस करेत की बात करें, ये सब इसी के उदाहरण होते हैं। एक वर्गीज पक्षी की बात करें तो एवीज पक्षी जो होता है, ठीक है, वर्ग एवीज। तो जो पक्षी होती है एवीज की विशिष्ट विशेषता पंखों उपस्थित होते हैं। उड़ानहीन पक्षी जैसे शुतुरमुर्ग को छोड़ करके इसमें अधिकांश जो पक्षियां होती हैं वो उड़ सकते हैं। इनके पास चोंचें उपस्थित होती हैं। अग्रपाद पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। पिछले अंगों में आमतौर पर सल्क होते हैं। पक्षियों को चलने, तैरने या पेड़ की शाखाओं पकड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। कंकाल पूरी तरह से हड्डी युक्त होती है, मतलब बोनी होती है। लंबी हड्डियां वायु गुहाओं वायु से खोखली होती है। हृदय पूर्णतः 4 अक्षीय होता है। ये असमतापी है, यानी शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोवर्स हो गए, जिसको कौवा कहते हैं, कबूतर कहते हैं, सिटाकुला तोता कहते हैं, स्टोथियो शुतुरमुर्ग कहते हैं, ठीक है। ये सब इसके उदाहरण हैं। स्तनधारी वर्ग की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार के आवासों पाए जाते हैं। ध्रुवीय बर्फ की चोटियां, रेगिस्तान, पहाड़, जंगल, घास के मैदान, अंधेरी गुफाएं, ठीक है। इनमें कुछ उड़ने या पानी में निवास करने के लिए अनुकूल कर लिया है। इनमें दुग्ध ग्रंथियां भी होती हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, बाह्य कर्ण या पेन्ने मौजूद होते हैं। जबड़े में कई प्रकार के दांत मौजूद होते हैं। हृदय जो होता है 4 अक्षीय होता है। उदाहरण के लिए बात करें तो आर्नी थोरिंचस
जिसे प्लेटिपस कहते हैं, विवी पेरस, मैक्रो मैक्रोपस जिसे कंगारू कहते हैं, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, बोले नोप्टेरा कहते हैं इन्हें, और ब्लू व्हेल, पेंथेरा टाइग्रिस टाइगर कहते हैं, पेंथेरा लियो शेर कहते हैं, सब इसी के उदाहरण होते हैं। और बायोरॉक प्रौद्योगिकी की बात करें तो बायोरॉक प्रौद्योगिकी उस पदार्थ को दिया जाता है जो स्टील संरचनाओं या समुद्री जल में घुले खनिजों के विद्युत संचयन को से बनता है, जो समुद्र तल पर उतारे जाते हैं, एक ऊर्जा स्रोत से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए सौर पैनल की सतह पर तैरते हैं। इनका उपयोग मूंगा पुनर्स्थापन के लिए किया जाता है। यूपीएससी 2022 में यहाँ से प्रश्न पूछा है बेटा, तो ध्यान रखना है। जीव विज्ञान में उभरती प्रौद्योगिकी की बात करें तो न्यूराइन फाइमेटिक्स यह नवीन सॉफ्टवेयर टूल के साथ प्रयोगात्मक कंप्यूटेशनल डाटा को वेब दुर्लभ डाटाबेस बनाए जाने का प्रयास करते हैं, जो तंत्र के सामान्य कार्य और तंत्रिका संबंधी विकासों में समझने के लिए आवश्यक होता है। न्यूरोफाइमेटिक्स के अंतर्गत मस्तिष्क में जीन प्रोटीन अनुक्रमों से संबंधित पारंजैविक जैव सूचना विज्ञान, मस्तिष्क की कोशिकीय संरचना तथा जीव प्रौद्योगिकी के स्थानीयकरण से संबंधित मैपिंग, मस्तिष्कीय कोशिकाओं की इमेजिंग, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, कार्यात्मक चुंबकीय अनुदान इमेजिंग, इलेक्ट्रो एंसोफेलोजी और मैग्नेटोएंसेफेलोग्राफी तथा अन्य तरीकों से मस्तिष्क इमेजिंग शामिल होता है। न्यूरो प्रोस्टेटिक्स की बात करें, इन उपकरणों को चोट या बीमारी के कारण अंगशीलता, संवेदना, गुणवत्ता और जीवन के नुकसान को संबोधित करने के तंत्रिका तंत्र के साथ आसानी से संपर्क व कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। न्यूरो प्रोस्थेटिक्स न्यूरो साइंसेज और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के मध्य इंटरफेस एक बहुविषयक क्षेत्र है। पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कॉक्लियर इम्प्लांट वर्ष 1972 में विकसित किया गया था। यह सबसे सफल क्लिनिकल न्यूरो प्रोस्थेसिस से बना होता है। न्यूरो प्रोस्थेसिस इंटरफेस की बात करें तो यह पारंपरिक रूप से कोशिकाओं या ऊतकों के पास रखे गए इलेक्ट्रोड के माध्यम से तंत्रिका तंत्र के चुनिंदा क्षेत्रों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और या उत्तेजित कर सकते हैं। जब केंद्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी स्थानीयकृत होते हैं तो ऐसे उपकरणों को ब्रेन इंटरफेस या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के रूप में किया जाता है। बायोनिक आँखें की बात करें तो बायोनिक आइज जो होते हैं ऐसे कृत्रिम अंग जो दृष्टिबाधित लोगों को कृत्रिम दृष्टि प्रदान करने जो पहले देख सकते थे उनके रूप में किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करें तो माइक्रोवियल ईंधन सेल की बात करें, ये माइक्रो रिएक्टर हैं जो अवायवीय परिस्थितियों में सूक्ष्म जीवों के उत्प्रेरक गतिविधि के माध्यम से कार्बनिक औद्योगिक के यौगिकों के रासायनिक बंधों की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। माइक्रोवियल ईंधन की बात करें, सेल्स की बात करें तो आज दुनिया ने के सामने आने वाले 3 प्रमुख स्थिरता मुद्दे जैसे ऊर्जा सुरक्षा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में अपार संभावनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी बात करें बेटा तो जैव प्रौद्योगिकी शब्द का पहली बार जो वर्ष 1919 में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था हंगेरियन इंजीनियर कार्ल एरिकी द्वारा। ठीक है, यह जैविक रूप से कच्चे माल उदाहरण के लिए टीके या भोजन से नए उत्पाद बनाने के लिए इंजीनियरिंग और जैविक विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी को जन्म देने वाले दो मुख्य क्षेत्र थे। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो यह एक तो 2 मुख्य क्षेत्र कौन थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें बेटा तो यह आनुवांशिकी सामग्री डीएनए और आरएनए के रासायनिकी को बदलने का तकनीक है ताकि इन्हें मेजबान जीवों के उपयोग करके मेजबान जीवों को फेनोटाइप को बदला जा सके। ठीक है,
बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करें तो एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम आदि जैविक प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में केवल वांछित सूक्ष्म जीव यूकेरियोटिक कोशिका के विकास के लिए रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं में जीवाणु रहित माइक्रोबियल संदूषण मुक्त रखरखाव के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से और रॉकम्बिनेट डीएनए प्रौद्योगिकी की बात करें तो रॉकम्बिनेट डीएनए विभिन्न स्रोत के खंडों के साथ इन वेट्रो में बनाया गया डीएनए अणु होता है। ये यूपीएससी 2023 में प्रश्न पूछा है। प्रतिबंधन एंजाइम की बात करें तो प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियस नामक एंजाइमों के एक बड़े वर्ग से संबंधित है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के शुरू में न्यूक्लियोटाइड हटाते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थानों पर कटौती करते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के रॉकम्बिनेट अणुओं को बनाने के लिए किया जाता है, जो विभिन्न स्रोतों जीनोम से प्राप्त डीएनए से बने होते हैं। डीएनए अणुओं को अलग करना सबसे आम पृथक्करण तकनीकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। यह तकनीकी आकार के आधार पर डीएनए अणुओं को अलग करने के लिए आवश्यक बल प्रदान करने के लिए विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके डीएनए अणुओं पर नकारात्मक आवेश का लाभ उठाती है। क्लोनिंग वेक्टर्स वर्तमान में उपयोग के लिए जाने वाले वेक्टर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वे बाहरी डीएनए को आसानी से जोड़ने और गैर रिकॉम्बिनेट्स चयन करने में मदद करती है। ठीक है। प्रतिकृति की उत्पत्ति, यह एक अनुक्रम है जहां से प्रतिकृति शुरू होती है और डीएनए के किसी भी टुकड़े को जब अनुक्रम में जोड़ा जाता है तो उसे मेजबान कोशिकाओं के भीतर दोहराने के लिए बनाया जाता है। प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया कोशिकाओं में पाए जाने वाला डीएनए का छोटा गोलाकार टुकड़ा होता है, जो क्रोमोसोमल डीएनए से भौतिक रूप से अलग होता है और स्वतंत्र रूप से दोहरा सकता है। चयन योग मार्कर की बात करें तो गैर परिवर्तकों को पहचानने और समाप्त करने तथा चयनात्मक रूप से परिवर्तनकर्ताओं ने विकास की अनुमति देने में मदद करता है। रूपांतरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डीएनए का एक टुकड़ा मेजबान जीवाणु में डाला जाता है। ठीक है। क्लोनिंग साइट की बात करें तो बाहरी डीएनए को जोड़ने के लिए वेक्टर को आमतौर पर उपयोग किए जाने के वाले प्रतिबंधन एंजाइमों के लिए बहुत कम अधिमानत एकल पहचान क्षेत्र होना चाहिए। मेजबान कोशिकाओं में डीएनए डालने की विधि अगर बात करें तो माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेट डीएनए को सीधे पशु कोशिकाओं के केंद्रक में इंजेक्ट किया जाता है। और बायोलिपिड्स की बात करें तो यह एक प्रक्रिया है, भारी धातुओं के कणों को जीन के साथ लेपित किया जाता है, फिर कोशिकाओं पर बायोलिटिक्स या जीन गन नामक विधि से डीएनए के साथ लेपित सोने या टंगस्टन के उच्च वेग वाले सूक्ष्म कणों की बमबारी की जाती है और इस विधि पौधे के लिए उपयुक्त होता है। विशिष्ट स्थानों पर डीएनए को काटना प्रतिबिंब एंजाइम पाचन प्रतिबिंब एंजाइम के साथ युद्ध डीएनए अणुओं को इनक्यूबेट करके किया जाता है। पीसीआर की बात करें तो इसका उपयोग करके रुचि के जीन का प्रवर्धन किया जाता है। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह एक प्रयोगशाला विधि है जिसका उपयोग नमूने से डीएनए के एक विशिष्ट टुकड़े की कई प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है जिसमें उस डीएनए की बहुत कम मात्रा होती है। ठीक है। बाह्य जीन उत्पाद प्राप्त करना, परिवर्तित कोशिकाएं जीन के उत्पाद उत्पन्न करती हैं जिन्हें आगे उपयोग के लिए अलग किया जाता है। जीनोम संपादन की बात करें तो जीनोम एडिटिंग या जीनोम संपादन, जिसे जीनोम इंजीनियरिंग या जीन एडिटिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार के जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें जीवित जीव के जीनोम में डीएनए जोड़ना, हटाना, संशोधित करना, ये सब शामिल है। ठीक है। इसी प्रकार से बात करें बेटा तो एक मिनट, जीनोम संपादन तकनीकी यूपीएससी 2020 में यह प्रश्न पूछा है। क्लस्टर रेगुलेशन इंटरसेप्ट सार्ड
पॉलीड्रोमेटिक्स रिपीट्स, जिसे कहते हैं CRISPR। तो संबंधित प्रोटीन 9 की बात करें तो CRISPR सिस्टम का DNA लक्ष्यीकरण घटक है और यह RNA अणु